के मौके पर जनता को बधाई दी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि नवरात्रि नारी शक्ति के प्रति जागरूक करने का पर्व है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नारी शक्ति के बिना सृष्टि की कल्पना करना संभव नहीं है। वहीं सीएम ने नारी शक्ति को सम्मान देने और सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी जोर दिया। वहीं बरेली रवाना होने से पहले अमरोहा से निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली को उनके आवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। बता दें, प्रशासन ने उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया। वहीं कुंवर दानिश अली ने इस सरकार की तानाशाही नीति बताया। उन्होंने कहा कि वे शांति वार्ता के लिए जा रहे थे, लेकिन बिना वारंट के घर के बाहर पुलिस तैनात कर उन्हें रोक दिया गया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन को बेगुनाहों पर अन्याय करना बंद करना होगा। पर जो दमन किया जा रहा है उससे वहां के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलने के लिए और वहां के लोकल पुलिस प्रशासन को ये कहने के लिए कि भी आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें, बेगुनाह लोगों के को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। हमने जाने का, हम अकेले जा रहे हैं, हम सिर्फ वहां जाकर के शांति की अपील कर रहे हैं। हम यहां से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के शांति और सौहार्द बनाए रखें। लेकिन हम साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, सबको बराबरी का हक। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बरेली रवाना होने से पहले अमरोहा के निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली को उनके हाउस पर अरेस्ट कर दिया गया और प्रशासन ने उनके घर के बाहर ही पुलिस बल की तैनाती की है। इरशाद अहमद की ओर रुख कर देते हैं जो हमारे साथ फोनों पे जुड़ चुके हैं। इरशाद, किस वजह से उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया? हाँ, मैं आपको बता दूं, ये अमरोहा में अचानक जब ये कार्रवाई हुई है, उन्हें वो बरेली जाना चाहते थे और बरेली जाने की जैसी पुलिस को सूचना मिली तो भारी पुलिस बल जो है वहां पहुंच गया। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, बरेली जाने से उन्हें रोक दिया गया है। लेकिन अचानक इस कार्रवाई से इलाके में सियासी जो सरगर्मी है वो बहुत तेज हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी की गई है। जबकि अमरोहा के निवर्तमान सांसद दानिश अली सरकार की दमनकारी नीति उन्होंने बताया है और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी पर जब का निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वो सरकार इस तरीके का रवैया को बंद कर दे और वो जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें जो है उन पर जो है कोई ऐसी कार्रवाई ना करे। और उन्होंने शांति व्यवस्था और अमन चैन के लिए भी अपील उन्होंने की है। जी देखिए, कहीं ना कहीं उनका तो कहना था कि वो शांति वार्ता के लिए जा रहे थे, तो ऐसे में पुलिस ने क्यों उन्हें रोकने की कोशिश की? हाँ, वो लेकिन उन्हें ये है कि अब वो ये जैसे बरेली जाएंगे तो हो सकता है कोई बवाल हो जाए, वहां कुछ ऐसा कुछ हो जाए। निवर्तमान सांसद हैं तो इस लिहाज से पुलिस ने इन्हें रोका है और पुलिस ने इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। तमाम पुलिस फोर्स वहां मौजूद है और जो जिले के आला अधिकारी हैं वो भी वहां पहुंचे हैं और उनसे कहा गया कि आप जो है बरेली नहीं जाएंगे और यहाँ पर अपने आवास पर ही रहेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
खबर बांदा से है, जहां शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन शहर के महेश्वरी देवी मंदिर में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भंडारे में भक्तों ने मां दुर्गा के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद दिया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मुस्लिम समाज के नेता मुमताज अली हैं, जो पिछले 2 दशक से नवरात्रि पर इस भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी और बताया कि बांदा गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा उदाहरण है, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर पर्वों में भाग लेते हैं। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जो विगत कई वर्षों से होता रहा है, आज अष्टमी के दिन और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और जिला प्रवक्ता भाई मुमताज अली जी द्वारा किया जाता है। उनके बहन के इंतकाल होने के कारण आज वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो आज हम लोग आए। ये हमारा बांदा हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है। देखिए ये मुसलमान भाईचारा, ये इसका पूरा सौजन्य मुमताज अली जी के सौजन्य से पूरा वितरण हो रहा है प्रसाद। और हम लोग सब लोग जिला का कांग्रेस कमेटी के लोग सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरे कार्यकर्ता हैं, सभी मुस्लिम भाई हिंदू भाई सब मिलकर के कार्य करते हैं। और ये दिखाता है ऐसे लोगों को जो लोग कट्टरपंथी दिखाते हैं, उनको इससे समझना चाहिए कि ये बांदा उत्तर प्रदेश का बांदा में हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा बना हुआ, ये गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफदर अली है। आज किस तरह का एक कार्यक्रम किया जा रहा है आप लोग के द्वारा? क्या वर्षों से हमारे मुमताज अली के द्वारा हलवा वितरण का कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि हमारी बड़ी बहन का इंतकाल होगा, जिसमें 10 दिन तक दिन पूरे होने के कारण मुमताज हमारे बड़े भाई मुमताज अली घर से नहीं निकलते, तो उनके बिहाफ में मैं आया हूँ हलवा वितरण करने, चूँकि ये परम्परा टूटने न पाए, इस वजह से हम वितरण कार्यक्रम जारी रखें। हालांकि हमारे परिवार में हमारी बड़ी बहन की मृत्यु होने के इंतकाल होने के बाद भी ये परंपरा हम तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नवरात्रि के 9वें दिन भी काफ़ी खुशी का माहौल यहां पर देखने को मिला है। अयाज जमा की ओर रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता फोनों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयाज, किस तरीके की व्यवस्था यहां पर की गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जो है यहाँ पर गंगा जमुनी की तहजीब पर जो है एक मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति जो है वो भंडारा करवा रहे हैं और ये भंडारा हजारों की तादाद में भक्तों ने लिया है। हालांकि इस मौके पर जो है मुमताज अली के रिश्तेदार वो ने भाग लिया है, क्योंकि मुमताज अली के घर में कैजुअलिटी हो गई थी, जिस वजह से उनके भाई ने जो है ये कार्यक्रम में भाग लिया। और मैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित भी इस मौके पर मौजूद रहे। जी जी जी, देखिए जो जिस तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया, और ऐसे में कब से इसका आयोजन हो रहा है अयाज? हालांकि अगर आयोजन की बात की जाए तो लगभग 1.5 दशक से ऊपर का ये कार्यक्रम हो गया। 15 साल से लगातार जो है मुमताज अली खास तौर पर शारदीय नवरात्रि की 9वीं के दिन वो ये कार्यक्रम रखते हैं, ताकि जिले में सभी मूर्तियां जब निकलते हैं तो वहाँ पर भंडारा कराया जाता है। उसी भंडारे में सारे के सारे जो भक्त हैं वो भंडारे का प्रसाद लेते हैं। हालांकि ये कार्यक्रम लगातार इनका जो है चलता रहेगा। ये 15 साल पूरे हो चुके हैं, इस समय 16वां साल लगा हुआ है। और हमने जब बात किया उनसे तो उन्होंने बताया कि गंगा जमुनी की तहजीब पर बांदा में शारदीय नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। यही कारण है कि बांदा में हिंदू मुस्लिम आज तक कभी नहीं हुआ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुरादाबाद की ओर रुख करते हैं, जहां साइबर क्राइम पुलिस ने ट्रेंडिंग के नाम पर 1 करोड़ 65 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, ये मामला 1 महीने पहले फर्जी ट्रेंडिंग ऐप बनाकर की गई धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसका मुकदमा साइबर थाने में दर्ज हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और मंगलवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया गया। बता दें, ये आरोपी नेपाल में व्हाट्सएप कॉल के जरिए धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देते थे। अभियोग साइबर क्राइम थाने में लिखा गया था, जिसमें ट्रेडिंग करके फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराकर 1 करोड़ 65 लाख की धोखाधड़ी की गई थी। इसमें अभियोग 1 महीने पहले आज ही के दिन 30 को लिखा गया था, जिसमें पुलिस सभी से काम कर रही है
और उसमें 2 बार में हम लोग 2 लोग 4 लोग पहले भी पकड़ के जेल भेज चुके हैं। आज इसमें एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें आकिब नाम का एक व्यक्ति हम लोग ने गिरफ्तार किया है। उसका भी मोटस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है कि इसने अपना जो जीएसटी अकाउंट एक खुलवाता है, जीएसटी नंबर लेता है और एक एमएसएमई में अकाउंट खुलाने के बाद आधार में मोबाइल नंबर बदलने के बाद फिर ये लोग ये करंट अकाउंट खुलाते हैं और करंट अकाउंट में बड़ी मात्रा में पैसा का आता है और वो सब फोर्जरी का पैसा होता है और फिर वो तुरंत ही निकल जाता है। इसके केस में भी यही हुआ है और इसका अन्य लोग जो थे उसके साथ में ये लोग नेपाल गए थे। नेपाल में जाकर इन्होंने पूरा ऑपरेट किया था। वहाँ जाके मोबाइल फ़ोन बंद हो गया था लेकिन व्हाट्सएप चल रहा था, तो वाईफाई से व्हाट्सएप कॉल करके इन्होंने धोखाधड़ी करी है। इसके खाते में जो चालू खाता इसने जसपुर में खुलाया है उसमें 2 करोड़ 80 लाख रुपए का आना जाना उसमें तस्दीक हो रहा है। इसमें मेरे द्वारा 3 तारीख को एक लीड बैंक ऑफिसर और बैंक ऑफिसर्स को मैंने बुलाया है, उनकी भी मीटिंग। वहीं फतेहपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जन उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश, जिला और नगर कमेटियों का गठन किया गया। इस मौके पर नव मनोनीत 9 पदाधिकारियों को पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और संगठन के प्रदेश प्रभारी संतोष दुबे पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन के वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। फतेहपुर में जो आना हुआ है उसमें जन अधिकार व्यापार मंडल का जो व्यापार मंडल हमारा बना है उसको लेकर यहाँ पे एक जिला की जो कमेटी बनी थी उसका शपथ ग्रहण था। पदाधिकारियों को जो है शपथ दिलानी थी और जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में या जिले में बहुत सारे व्यापार मंडल, तो हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हमने ये देखा कि जो व्यापार मंडल के लोग व्यापार मंडल बना लेते हैं लेकिन व्यापारी हमारा ठगा सा रह जाता है और उसी को देखते हुए हमने एक नया व्यापार मंडल की शुरुआत की है जिससे कोई भी व्यापारी चाहे वो हमसे जुड़े या ना जुड़े, अगर वो व्यापारी है हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उसके अगर कहीं प्रताड़ित होता है हमारे लोग उसके साथ खड़े होंगे और उसके हर संघर्ष में हमारा जन उद्योग व्यापार मंडल खड़ा होगा, हमारा हर पदाधिकारी खड़ा मिलेगा। अभी आपके संगठन के जिलाध्यक्ष ने एक आरोप लगाया है कि एक संगठन है जिसके द्वारा व्यापारियों से ठगी की जाती है, शराब पी जाती है। उनके पास जाएंगे और व्यापारियों को किस तरह भरोसा दिलाएंगे आप लोग? हम और हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं, जिन लोगों को लेकर के हमने एक नया जन उद्योग व्यापार मंडल का गठन किया है जी प्रदेश लेवल पे, और हमारे जो प्रदेश प्रभारी जी हैं, इसके पहले भी हम इनके साथ 25 वर्षों से कार्य कर रहे थे। तो ये जो एक टीम बनी है, इसमें जो हमारे साथ जितने भी संस्थापक सदस्य और जो पूरी टीम तैयार हुई है, इतने ऊर्जावान व्यक्ति हैं कि इनको लेकर के हम जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में भी हर जिलों में गठन करेंगे और ऐसे लोगों को आगे लाएंगे, ऐसे पदाधिकारियों को बनाएंगे जो वास्तव पे व्यापारी हित का ही काम करते हैं। आप भी दूसरे संगठनों में जुड़े रहे, क्या कमियां रही उनमें जो आप नए संगठन पे आए? फतेहपुर में जो आना हुआ है उसमें जन अधिकार व्यापार मंडल का जो व्यापार मंडल हमारा बना है उसको लेकर यहाँ पे एक जिला की जो कमेटी बनी थी उसका शपथ ग्रहण था। पदाधिकारियों को जो है शपथ दिलानी थी और जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में या जिले में बहुत सारे व्यापार मंडल, तो हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हमने ये देखा कि जो व्यापार मंडल के लोग व्यापार मंडल बना लेते हैं लेकिन व्यापारी हमारा ठगा सा रह जाता है और उसी को देखते हुए हमने एक नया व्यापार मंडल की शुरुआत की है जिससे कोई भी व्यापारी चाहे वो हमसे जुड़े या ना जुड़े, अगर वो व्यापारी है हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उसके वहीं हमीरपुर के पचखुरा बुजुर्ग गांव में एक चौकीदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वे अपने पिता की आश्रित नौकरी कर रहे थे और लंबे समय से नौकरी की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और मामले की पूरी पड़ताल की जा रही है। क्या हुआ है? हमारे पति ने फांसी लगा ली है। क्यों लगाया? उनको टेंशन रहती थी 1.5 साल से। पहले गांव के चौकीदार थे, पहले उनके पिताजी थे, पिताजी ने इनको दे दी थी, बड़े बेटा है घर के, तो उनकी नौकरी छीन ली। तो वो यही टेंशन में कहते थे मेरा शरीर कमाने योग्य नहीं, उनके ऑपरेशन था गुर्दे का, अभी आप देख लीजिए सबूत भी। तो उस गुर्दे के ऑपरेशन की वजह से वजनदार काम नहीं कर पाते थे, मेहनत मजदूरी। अब पढ़े थे, BA करे हुए थे इंग्लिश से, तो कुछ नौकरी ना मिली
और कोई चौकीदार बन गए तो वही में लगे रहे, तो दौड़ भाड़ नहीं कर पाए, तो कोई सरकारी नौकरी न मिल पाई पड़ी, वही चौकीदार में पेट भर के पहले एक नाम है आपका? सर मेरा नाम शिव प्रसन्न प्रजापति है। क्या हुआ है? सर आज हमारे भाई ने फांसी लगा लिया है। क्या कारण? कारण सर ये है कि 2 साल से उनकी नौकरी चली गई थी, चौकीदारी के पद पर थे, तो चौकीदारी छीन ली गई। इसी वजह से कई जगह उन्होंने कंप्लेन भी किया, थाने में किया, हमीरपुर में, डीएम साहब के पास भी किया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। उसके कागजात भी सर मौजूद है हमारे पास, और इसी चलते उन्होंने ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में आ गए, इसी वजह से उन्होंने फांसी लगाई। मेरा नाम शोभित है। क्या हुआ है? आज हमारे पापा ने फांसी लगा ली। क्यों लगा? वो उनकी नौकरी चली गई थी ग्राम पैरी की, और एक यादव ने, हमारे पापा ने 2 ड्यूटी छोड़ दी थी, तो उन्होंने सैलरी भेजना बंद कर दिया था, और फिर वहीं हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के साथ उनके पति सवार थे। बता दें तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी, जिससे महिला ट्रक के पहिए के नीचे आ गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी नीरज कुमार ने परिवार को मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही ट्रक चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। धौलाना से गुलाबटी की तरफ दवाई दिलवाने जा रहे थे बाइक पर, और एक पीछे से कैंटर तेज रफ्तार से लापरवाही चलाते हुए आई और पीछे से भैया के जानबूझकर आई और टक्कर मार दी पीछे से, जिसमें हमारी भाभी और भैया को गंभीर चोटें आई। भाभी हमारी एक्सपायर हो गई तुरंत मौके पर ही। क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने बोला है कि जो भी कार्रवाई उचित से उचित अपना वो कार्रवाई कराएंगे ट्रक वाले के खिलाफ और गाड़ी वाले के खिलाफ। अमरोहा के बावनपुरा माफी गांव में बच्चों के विवाद से भड़के रिश्तेदारों के बीच हुए हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। बता दें मोहल्ले में खेल रहे बच्चों के बीच विवाद हुआ था। वहीं फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और घर पे आके हमें बहुत जब मारा और भाई का मर्डर भी कर दिया। क्या नाम भाई का जिसका मर्डर? भाई का नाम रामपाल सिंह। चोट किस किस के हैं? चोट धर्मेंद्र के और सोमपाल के, जयप्रकाश के। धर्मेंद्र कहाँ है भर्ती है? ये अमरोहा जिला अस्पताल में। अच्छा, ये झगड़ा किस टाइम हुआ? ये झगड़ा 7:15 7 बजे के करीब। अच्छा, ये जो है झगड़ा 7 साढ़े 7 बजे। अच्छा, पुलिस को सूचना दी थी रात? पुलिस को सूचना दी थी पर पुलिस पहुंची नहीं मौके पे। कितनी लेट पहुंची थी? कैसे पहुंची नहीं? 100 नंबर पे कॉल की थी? 100 नंबर पे भी कॉल करा था, कोई नहीं पहुंचा। कितनी देर बाद पहुंची थी? ये सुबह पहुंचे यहाँ मौत के बाद। रात झगड़े के टाइम कोई नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा, पुलिस नहीं पहुंचा। आज दिनांक 1/10/2025 को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। ग्राम भवनपुरा माफी थाना रजरपुर में ग्रामपाल पुत्र नंदू की हत्या कर दी गई। इस सूचना के विषय में जानकारी करने पर प्राप्त पता चला कि कल रामपाल व द्वितीय पक्ष राहुल, रवि, बलवीर आदि में बच्चों के खेलने के लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें रामपाल के सिर में चोट लग गई थी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था, जिसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है तथा घटना में अभियोग पंजीकरण की। खबर बरेली से है, जहां जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में हुई हिंसा के मामले में तौकीर रजा समेत अब तक 72 दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार उन्हें कर दिया गया है। बता दें बुधवार को कार्रवाई में तौकीर रजा के दामाद की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। वहीं शामगंज इलाके में पुलिस पर फायरिंग करने वाला आरोपी भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तौकीर रजा के करीबियों पर बुधवार को पहला बुलडोजर चला, जबकि अब तक बस सील करने की कार्रवाई हो रही थी। हालांकि तौकीर रजा का मुख्य सहयोगी नफीस अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद में जो घटनाक्रम हुआ उसमें टोटल 10 FIRs पंजीकृत की गई थी। उसी के क्रम में लगातार दबिश दी जा रही है और जितने उपद्रवी हैं उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज टोटल 16 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें कोतवाली के 14 हैं और बारादरी के 2 हैं। इनके मैं नाम पढ़ देता हूं। जो कोतवाली से गिरफ्तार हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: मोइन पुत्र फरुखुद्दीन,
मोहम्मद मेहताब, जाकिर कुरैशी, फैज़ान, अब्दुल नफीस, गुड्डू अहमद, अयान, रईस, शेरू, हसन और हैं कोतवाली से 4 और हैं, कसान पुत्र इरशाद, अमान हुसैन, मोहम्मद हरमेन और नेमतुल्ला पुत्र शाह आलम। ये कोतवाली थाना क्षेत्र से जो कोतवाली में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें ये गिरफ्तार किए गए हैं। और बारादरी थाना क्षेत्र में जो घटनाक्रम हुआ था, खासकर शामतगंज पुलिया के नीचे, वहां पर पुलिस पर फायर भी किया गया था। इसमें 2 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: शमशाद आलम पुत्र मोहम्मद निसार, निवासी ग्राम वाहनपुर, थाना फरीदपुर। अभियुक्त उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।